जय हिंद जय भारत। आज हम चर्चा करने वाले हैं परमार राजवंश के राजा भोज के बारे में। पूर्व में परमार राजवंश के वाक्य प्रतिमूल वैरसियादित्य और जो संस्थापक थे उपेंद्र और जो अधिपुरुष थे परमार, उनके बारे में हमने समझा किस तरह से परमारों की राज सत्ता मध्य प्रदेश में, मालवा में या कहीं कि भारत में स्थापित हुई थी और किसके सामंत में उन्होंने काम किया था। सबसे प्रसिद्ध राजाओं की श्रेणी में राजा भोज का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। आइए समझते हैं राजा भोज के बारे में। राजा भोज जो थे वह 8वें क्रम के थे, यानी कि 8वें नंबर के राजा थे। पहले आपको बता चुका हूं कि राजा भोज का जो राज्याभिषेक जो था, यानी कि उनको जो उत्तराधिकार थे वह वाक्य प्रतिमुंज के समय प्राप्त हो चुके थे और संरक्षक के तौर पर वाक्यपति मुंज ने अपने भाई सिंधुराज यानी कि राजा भोज के जो पिताजी थे उनको स्थापित किया था, क्योंकि उस समय राजा भोज की उम्र कम थी। राज सियासन कालखंड की अगर हम बात कर लें 1000 से 1055। अब अगर 1000 लिखा है तो इस समय राजा भोज का राज्याभिषेक हुआ था। कब? 1000 में। 1055 तक उनका समय काल रहा मालवा के सियासन पर और भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर उन्होंने राज किया। राजा भोज के बारे में अगर हम बात करें तो आपने कई बार सुना होगा महाकालेश्वर मंदिर। तो महाकालेश्वर मंदिर का जो प्रथम निर्माण का श्रेय जाता है वो राजा भोज को जाता है। महाकाल मंदिर जो उज्जैन में है उनके प्रथम निर्माण का जो श्रेय जाता है वह राजा भोज के है, यानी कि प्रथम निर्माता राजा भोज है। और 17वीं शताब्दी में रामचंद्र सेनवी जो थे उन्होंने वहां पर महाकाल मंदिर का कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था उन्होंने। तो वो सेकंड है। इसके बाद देवी अहिल्या भी है, ठीक है। और किसने महाकाल मंदिर को नष्ट कर दिया था उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि परमार राजवंश में ये जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, आपने कहीं कॉपी किताबों में ये भी पढ़ा होगा कि 1010 से 1055 तक राजा भोज का समय काल आपको बताया गया है। 1010 से 1055 तक आपको ये 1010 नहीं देखना है, आपको 1000 देखना है, क्योंकि इसकी पांडुलिपियां उपलब्ध है। इसलिए 1000 में ही राजा भोज का राज्याभिषेक पांडुलिपियों में और जो प्रमाणित ग्रंथ है, ठीक है, जो राज्य शासन भी मानती है उनमें 1000 है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप 1000 को ही देखें, ना कि 1010 को देखें आप, ठीक है। क्योंकि 1019 में तो राजा भोज जो है वह त्रिपुरी पर भी चढ़ाई करेंगे, है ना। तो उनको चढ़ाई करने दीजिए अभी। अगर 1010 में अगर राज सिंहासन संभालेंगे तो इतने कम समय में अभी कुछ भी नहीं होना है, बस इतना याद रखिए आप। तो अब राजा भोज भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे शासक थे जो महान कलाओं के विद्वान थे, शौर्य, काव्य, ललित, है ना, लेखन पठन में। और कहते हैं कि राजा भोज सरस्वती के सबसे बड़े उपासक भी थे, इसीलिए उन्होंने वहां पर धार में भोजशाला स्थापित की थी। राजा भोज का जन्म कहां पर हुआ था ये आपको नहीं पता। अगर प्रश्न हो तो फिर आप क्या आंसर करेंगे? राजा भोज का जन्म 980 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था, ठीक है। यह याद रखना है बस आपको, ओके। और राजधानी जो थी उज्जैन से धार स्थानांतरित जो की थी वह राजा भोज ने की थी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं 11वीं शताब्दी में। अब हम 11वीं शताब्दी क्यों कहेंगे? क्योंकि इसलिए कहेंगे कि 1000 से 1055 तक का हम राजा भोज का राज शासन देख रहे हैं, उनका शासनकाल अवधि को समझ रहे हैं। तो सीधी सी बात है 11वीं शताब्दी ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और आपको आंसर करना होगा 11वीं शताब्दी। चलिए, राजा भोज ने विभिन्न विषयों पर ग्रंथों की रचना की। कुल 23 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, ये प्रमाणित है। और उनके दरबार में, यानी कि राजा भोज के दरबार में धनपाल, उवत ऐसे महान विद्वान थे। कुल राजा भोज की साहित्य मंडली के जो नक्षत्र थे वो 500 थे। अभी 500 नक्षत्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों से थे, जिनमें धार जिले के थे, उज्जैन के थे, बदनावर के थे, ठीक है, राजस्थान के थे, जयपुर के थे, ग्वालियर के थे,
और अन्य क्षेत्रों से थे, जिनकी डिटेल्स आप आगे पढ़ पाएंगे। चलिए, तो 500 विद्वान थे। इन 500 विद्वानों में एक साहित्य मंडली में एक ऐसा नक्षत्र था, विदुषी कह सकते हैं, यानी कि महिला थी पिंगला, जो राजा भोज के दरबार में हास्य मंडली का ये थी। विदुषी किसको कहेंगे? जो हंसाता हो, है ना, तो वो थी पिंगला। अब पिंगला कौन थी? तो राजा भोज की वाइफ थी, है ना, उनकी पत्नी थी। उनके कह सकते हैं कि नक्षत्र दरबार में वह शामिल थी। तो इस तरह से राजा भोज का जो दरबार था वह सुशोभित था ऐसे नक्षत्रों से। राजा भोज के बारे में आपने कई बार सुना होगा, एक किदवंती चलती कहावत है, कहा राजा भोज कहाँ गंगू और तेली। तो ये गंगू और तेली जो है, ठीक है, इसका विवरण ये प्राप्त होता है कि गांगे जो थे कलचुरी, ठीक है, और एक तेलब जो था उसका एक मतलब सेकंडली तेलब जो है, थर्ड उनके जो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि गांगे जब आक्रमण करते हैं, एक से एक आता है, वास्तविक है, क्योंकि लोककथी और कहावत जो होती है वह इतिहास पर आधारित होती है और वास्तविकता से जुड़ी हुई रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जब गांगे जो चैलेंज करता है राजा भोज को, त्रिपुरी जो कि आपका जबलपुर का त्रिपुरी का राजा, कलचुरी राजा, तो राजा भोज उसको परास्त कर देते हैं। तो फिर एक धार की जनता उपाधि देती है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गांगे तेला, वैसा करके बताते हैं। तो ये फिर वहां से चल पड़ी है, एक विवरण इसका ये आता है। और सेकंड ये जोड़ते हैं कि गंगू और तेली राजा भोज के एक सैनिक थे जो गांगे तेलब की ओर चले गए, इसलिए एक उपाधि ये भी दी गई कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू और तेली, तुमने तो धार की जनता के साथ धोखा किया। तो इस तरह से धार की जनता ने उनका मजाक बनाया और ये वास्तविकता में चल पड़ी, जो आज तक चलती है। कई फिल्मों में भी इसको देखा सुना होगा आपने, इस कहा राजा भोज कहा गंगू और तेली वाली कहावत को, लोककथी को। खैर, तो ये राजा भोज के समय काल की घटना थी। इसके अलावा हम आगे चर्चा करें तो राजा भोज ने 84 नगरों को स्थापित किया था। 84 नगरों के संस्थापक रहे हैं, जिनमें आप देखेंगे उज्जैन है, यानी कि 84 नगरों को उन्होंने बसाया था। भोपाल, भोजताल वगैरह आपने नाम सुना होगा। खैर, भोपाल के बारे में तो एक बेसिक है कि हर किसी को पता है कि राजा भोज ने बसाया था भोपाल को, ठीक है, तो एक बेसिक जानकारी हो, तो उसको ज्यादा इतना तो ना देखे आप, डिटेल जो है वो यहीं से आती है, धार से। 1034 में प्रसिद्ध मूर्तिकार मंथला। अब मंथला एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ये एक जैन संत थे, ठीक है। इनके द्वारा एक प्रतिमा बनाई गई थी और वह प्रतिमा लेकर राजा भोज ने कहा स्थापित करवाई? भोजशाला के अंदर, ठीक है, जो कि वर्तमान में अब ये ब्रिटिश संग्रहालय में कैसे चली गई, इसका इतिहास हम समझते हैं थोड़ी सी देर में। तो इसलिए राजा भोज ने संस्कृत के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की, और जो आगे चलकर भोजशाला के नाम से यह प्रसिद्ध हुई। अब राजा भोज की जो भोजशाला है वो किसका शिक्षा का केंद्र थी? तो आप कह सकते हैं कि संस्कृति शिक्षा का केंद्र थी वह। क्या यहां पर पढ़ाया जाता था? आइए समझाता हूं। आप जो प्रतिमा है यह सफेद संगमरमर की प्रतिमा है, वांग देवी मां सरस्वती की। दूसरा, ये जो प्रतिमा है कौन सी मुद्रा में है, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये त्रिभंग मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में, सॉरी, त्रिभंग मुद्रा में है ये प्रतिमा, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। और 1875 में क्या हुआ था कि 1875 में जब के रेले के संरक्षण में यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था पुरातत्व विभाग में, तो उस समय भोपावर छावनी, जो कि धार जिले में ही पड़ता है, अमजरा के पास में है, उस समय अंग्रेजों की छावनी थी वो, जिस पर 1857 की क्रांति के जो नायक रहे राजा बख्तावर से राठौर ने आक्रमण कर दिया था, उसको जला दिया था उस छावनी को। तो उसी छावनी का 1875 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था, ब्रिटिश मेजर था, किंग कैट।
किंकेट क्या करता है कि जब उसको पता चलता है कि भाई एक नया प्रतिमा मिली है खुदाई में, क्योंकि अब अंग्रेजों का अधिकार था, तो वो अपने साथ लेकर कहाँ चले गया, लंदन चले गया। तो वर्तमान में जो प्रतिमा है लंदन में है। अब ये जैन धर्म की प्रतिमा है, ये जरूर याद रख लीजिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। एक और अमेजिंग फैक्ट यह है कि आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम जरूर सुना होगा। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसमें जो प्रतिलिपि जो चित्र है वह यहीं से प्रेरित है, इसी प्रतिमा से धार की। तो ये जरूर याद रखना है आपको। अब क्या हुआ कि राजा भोज ने व्याकरण, खगोल विज्ञान माफ करना, अलंकार, काव्य और वास्तुकला, धर्म दर्शन और भी अन्य क्षेत्रों में कई विषयों को मतलब उन्होंने लिखा, और उनकी भोजशाला में इन विषयों को पढ़ाया जाता था, जो बाहर से आते थे पढ़ते थे। ठीक है। और इन्होंने एक ग्रंथ जो है इनका सबसे फेमस है, समरंग सूत्रधारा। इसमें नेविगेशन मतलब दिशा निर्देशन, जहाज निर्माण, जहाज कैसे बनता है ना, युक्तिकल्प तरु में समुद्री इंजीनियरिंग आदि कला वास्तुकला का एक सटीक विवरण उन्होंने यहाँ पर दिया है। इसका मतलब साफ और स्पष्ट हो जाता है कि राजा भोज बहुत बड़े विद्वान तो थे ही थे, उनको एक सटीक जानकारियां भी थी कि किस तरह से जहाज निर्माण किया जा सकता है। तो इसको लेकर ये समरंग सूत्रधारा आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा राजा भोज की जो रचनाएं हैं वह विकिपीडिया पर पढ़ी लेते हैं। वैसे भी तो मैं कहूंगा कि वो इतनी वेरीफाइड नहीं है जितना आप वहां पर देख रहे हैं। वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं, आप किस किस रचना को याद करोगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है समरंग सूत्रधारा, और अन्य रचनाएं और भी हैं जिनके बारे में आपको आगे पढ़ने को मिलता रहेगा। अब आगे चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। 1903 में डॉक्टर के लेले ने कमल मोला के स्तंभ वाले हल की दीवारों, फर्श में कई संस्कृत और प्राकृत शिलालेखों की खोज की। फाइनली जो पता चलता है कि जो भोजशाला है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, ये 1903 में पता चलता है। और इस तरह से इसको जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बना हुआ है छंद का एक लेख है। ऐसे जैसे हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, आप बोर्ड पे जैसे पढ़ रहे हैं, आपको ऐसे ऐसा लग रहा है कि सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो उस समय भी इस तरह से दीवारों पर पढ़ाया जाता था, ऐसे छंद लिखकर पढ़ाया जाता है ना। तो ये क्या है, वहां पर सब पता चला। इसके बाद पता चला कि हाँ, यहाँ पर भोजशाला थी, राजा भोज के द्वारा बनाई गई थी, जो 1875 में तो वैसे भी क्लियर हो गया था। और यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं नागबंद छंद, नागबंद छंद है ये है। ठीक है, कौन सा छंद है, नागबंद छंद मिला है यहाँ पर, यानी कि दो नाग फंसे में एक छंद लिखा गया था। इस तरह से वहां पर टीच किया जाता था विद्वानों के द्वारा। इन अभिलेखों में पहला जो छंद की एक श्रृंखला है, ऐसा हम देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें भगवान विष्णु के कछुए अवतार की प्रशंसा की गई कि भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लिया था, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसके बाद 1905 और 1906 में रिचर्ड पिस्चेल के द्वारा भी यहाँ पर एक पाठ प्रकाशित किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि भोजशाला में इस तरह की चीजें प्राप्त हुई है। 2003 में वीएस कुलकर्णी के द्वारा एक नया संस्करण कर और इसका अनुवाद किया गया और इसको फिर से प्रदर्शित किया गया। इसके बाद भोजशाला जो है वो काफी विवादों में आ गई। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि भोजशाला में हमेशा विवाद की सिचुएशन बनी रहती है। जब शुक्रवार का दिन हो, है ना, बसंत पंचमी उस दिन आ जाए, तो एक वो है, पर वहीं काफी बड़ा आस्था का केंद्र भी है यहाँ सभी के लिए। आप देखेंगे परमार राजवंश में, वैसे राजवंश में बहुत ज्यादा और भी राजा है और उनके बारे में हमको पढ़ना था, बट अभी आप संक्षिप्त में ये समझ लीजिए। इल्तुमिश जो था, इल्तुमिश ने क्या किया था कि मालवा पर चढ़ाई करके मांडू और उज्जैन को जीत लिया था। और इसने महाकाल के प्राचीन शिव मंदिर जो था, है ना, भगवान महाकालेश्वर मंदिर को लूट लिया और विध्वंस करके वो मूर्ति को लेकर कहाँ चले गया, दिल्ली चले गया। उसके साथ एक प्रतिमा और लेकर गया था जो विक्रमादित्य की थी। ठीक है, पीतल की प्रतिमा थी, बहुत नया प्रतिमा थी, इसको भी इसने डिस्ट्रॉय किया और दिल्ली लेकर अपने साथ चले गया। तो तत्कालीन उस समय के जो परमार राजा थे, तत्कालीन उस समय के जो परमार राजा थे, देवपाल, तो देवपाल ने इनका सामना किया और वापस से वह प्रतिमा लेकर
उज्जैन लौटे और इस तरह से उसको वापस स्थापित करवाया। फिर आप देखेंगे ये भी उनके प्रयासों से वापस लेकर आ गए। अब 1305 का एक घटनाक्रम होता है जो परमारों के पूरी कह सकते हैं कि एक परमार राज सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। 1305 की घटना। अब 1305 में ऐसा क्या हुआ था समझिए। 1305 में मालवा के अंतिम शासक परमार राजवंश में महलक देव पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी के विश्वसनीय सेनापति आइन ए मुलक ने, और अपनी 10,000 घुड़सवार सेना के साथ उसने आक्रमण किया। तो परमार राजाओं की जो सेना थी या महलक देव की जो सेना थी वो भयभीत हो गई और वह स्थान छोड़कर पीछे हट गई। फिर भी इनमें दो ऐसे वीर योद्धा थे जो सेनापति थे महलक देव के, गोगा या कोका कहते हैं इनको। चौहान ने बड़ी वीरता से सामना किया खिलजी शासकों का और वह अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। महलक देव को नीलकंठेश्वर मंदिर के अंदर बंधक बना लिया गया और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। बच्चे कुचे जो परमार राजा थे या उनके जो परिवार के सदस्य थे उनको सबको लेकर कहाँ आए, धार आए, ठीक है। और अमीर खुसरो को लेकर प्रश्न पूछा गया था, एमपीपीएससी में आया था, है ना। अमीर खुसरो कि किसने कहा था कि मांडू दक्षिणी विजय की कुंजी था, तो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फतू में तो खुजाइनुल फतू में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि किस तरह से बोले जो भी स्थान था जहां भी नजर जाती है, मतलब जो मिट्टी थी, जो भूमि थी, वो कीचड़ बन चुकी थी, मतलब खून से, मतलब इतना रक्त बहा था उस समय दोनों सेनाओं के बीच कहें तो, ऐसा खुदे का विवरण दिया था। और फिर उन्होंने इसी ग्रंथ में लिखा है कि मांडू जो था वो दक्षिणी विजय था, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए। खजाइनुल फतू में अमीर खुसरो साथ में थे और वह मांडू आए थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि परमार राजाओं को कुछ जो मतलब उनके परिवार के सदस्य थे उनको कैद कर लिया, उनको धार लेकर आए। इसकी जो जानकारी है एक लेख लिखकर, एक पत्र लेकर दिल्ली पहुंचाई गई और दिल्ली में 7 दिनों तक मांडू विजय का उत्सव मनाया गया, यानी कि मालवा विजय वहां पर सेलिब्रेट की गई। कहां पर? दिल्ली में। फिर यहाँ पर जो कुछ प्रखंड विद्वान जो थे भोजशाला में, कम से कम 1200 थे। कितने थे? 1200 विद्वान थे। तो 1200 विद्वानों को मुसलमान बनने के या उनको बनाने का प्रयास किया यहाँ पर खिलजी शासकों ने, तो बहुत से ने मना कर दिया और जिन्होंने मना कर दिया, धर्म स्वीकार नहीं किया, उनको निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या कर दी गई और सभी को जो भोजशाला का जो कुंड था उसमें डाल दिया। कम से कम 1200 लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया था। जो महिलाएं स्त्री बची थी उनको अपना सेवक बना लिया था खिलजी शासकों ने। तो इस तरह से 1305 से लगाकर 1320 तक जो मांडू है वह खिलजी शासकों के आधिपत्य में रहा और इस तरह से परमार राजवंश में अंतिम शासक जो थे महलक देव वह समाप्त हो जाते हैं और परमार राज सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। और यहाँ के कुछ जो बच्चे कुछ जो छोटे परिवार के जो सदस्य थे वह अन्य क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। कुछ महाराष्ट्र चले गए, कुछ बालाघाट चले गए, कुछ पूर्वी क्षेत्र भोपाल चले गए, कुछ निमार में शिफ्ट हो गए, कुछ मालवा में रह गए, कुछ गुजरात चले गए या कुछ पाकिस्तान वाला जो भाग है उधर जाकर शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से उस समय का यह घटनाक्रम था। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप परमार राजवंश पढ़ते हैं, जहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। फिर भोजशाला को किसने डिस्ट्रॉय किया था, किसने नष्ट किया था? तो 1436 से लगाकर अगर आप देखें 1436 से लगाकर 1469 तक मोहम्मद खिलजी जो था मांडू का सुल्तान, उसने भोजशाला को तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया था। इसके बाद और भी अन्य शासक आए, मोहम्मद खिलजी सेकंड आया, उसने भी ऐसा ही किया, और भी शासक आया। तो बहुत सारा यहाँ पर घटनाक्रम घटता रहा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी यहाँ पर भोजशाला को लेकर। दिलावर खान गोरीवेज ने भी प्रयास किया 1405 में, जब उन्होंने स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया था मालवा में, तो उनका विवरण भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से एक परफेक्ट लेक्चर आपको यहाँ पर मिल गया है परमार राजवंश को लेकर। जो डिटेल दी है उनको काफी अच्छे से समझ लीजिए, जहां से प्रश्न बनेंगे वैसे ही आप उत्तर कर दीजिएगा। पूरा आपको यहाँ पर
बहुत अच्छे से आपके कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर आप दे पाएंगे और काफ़ी अच्छे से अपने नंबर आप अर्जित कर पाएंगे। इसके अलावा धार में एक चीज़ और प्रसिद्ध है जो आप लोगों को नहीं पता है, दाता बंदी छोड़ की दरगाह। अब इतना ही याद रखें, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी है। दाता बंदी छोड़ की दरगाह, बस इतना याद रख लीजिएगा। दाता बंदी छोड़ का गुरुद्वारा कहाँ है, तो ग्वालियर है। दाता बंदी छोड़ की दरगाह कहाँ है, तो धार आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर जिनकी शादी नहीं होती है, लड़का हो या लड़की, जो भी बाबा के दरबार में जाते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं तो शादी हो जाती है। कहते हैं कि 10वीं 11वीं शताब्दी की घटना थी, जो बाबा थे बंदी छोड़, उन्होंने दूल्हा दुल्हन को जो कैद कर लिया था एक शासक ने, तो उनसे आज़ाद करवाया था। तो युद्ध होते समय उनका धड़ सर कट के अलग कट गया, रह गया था और धड़ अलग रह गया था। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा फारसी भाषा का लेख भी धार में ही पाया गया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा फारसी भाषा का अभिलेख धार में खोजा गया, पाया गया। चलिए, तो आगे हम चर्चा करेंगे मांडू के पर्यटन स्थलों की और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।